जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़द्दर खान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच खमर साहब, आपने अपने शो पे बुलाया, मुझे इतनी इज्जत दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अब डॉक्टर साहब बात करनी है भारत के अंदर मोदी 3.0 है और जयशंकर 2.0 है। और देखना ये है कि इंडिया की क्या डायरेक्शन होने वाली है। एक स्टेटमेंट जो मैं चाहता हूँ आप उस पे बात करें कि पाकिस्तान की तरफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक पैगाम भेजा है, मोदी साहब ने उसका जवाब दिया है। जो स्टेट लेवल पे पैगाम भेजा गया है वो इंतहाई छोटा और इंतहाई प्रिसाइज किस्म का मुबारकबाद है, कोई मैसेजिंग नहीं है। आप कैसे देखते हैं 3.0 के अंदर क्या पाकिस्तान और भारत, अगर मैं यहां से शुरू करूं एंड देन हम रीजन एंड देन ग्लोबल पॉलिटिक्स पे चले जाएंगे, आपको क्या लगता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ चीजें खुल सकती हैं? आज जयशंकर कह रहे थे कि हाँ पाकिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और चीजें डिस्कस करना चाह रही है। पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि भारत भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी दहशतगर्दी करा रहा है, अफगानिस्तान है, बलोचिस्तान में, मतलब ये ब्लेम गेम चल रहा है, वो एक सिलसिला है। हाउ डू यू सी दिस? आपको लगता है कि चीजें मूव ऑन होती नजर आ रही हैं आपको इस टेन्योर में, क्योंकि कहा जा रहा है मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं? देखिए, थोड़ी बहुत तब्दीलियां आ गई हैं। देयर आर सम चेंजेस जो हमको समझना चाहिए। एक तो यह है कि मोदी गवर्नमेंट जो आई है, इट इज नॉट ए बीजेपी गवर्नमेंट, इट इज नॉट ए मोदी गवर्नमेंट, ये एनडीए की गवर्नमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि एनडीए की गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट में फर्क क्या है। तो ऑलरेडी एक गलती तो हो गई है। लोगों ने एस्टिमेट किया था कि चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम के लीडर हैं और बेसिकली वो कुछ 16 प्लस उनके पार्टनर्स से 18-19 सीटें वो कंट्रोल करते हैं आंध्र प्रदेश से, और जो नीतीश कुमार है बिहार से, उनके पास 12 सीटें हैं। तो दे थॉट दे वुड हैव मोर इन्फ्लुएंस। लेकिन आप जो नई कैबिनेट देखी, इट इज द सेम, यानी जो मेजर पोर्टफोलियोज हैं सारे के सारे बीजेपी के पास हैं। तो सरकार तो एनडीए की है लेकिन कैबिनेट बीजेपी का है। सो दैट इज वन थिंग दैट इज देयर टू सी। दूसरी चीज ये है कि अगर दे आर प्लानिंग टू गो फॉर मोदी 4.0 एंड बीजेपी 4.0, तो उनकी नजर रहेगी ऑन सर्टेन काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। मतलब अब वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉर ग्रांटेड ले नहीं सकते, समझ रहे हैं? बिकॉज दे हैव लॉस्ट 2.4। 10 साल में पहली बार इंडिया इज गोइंग टू हैव एन ऑपोजिशन लीडर जिसका स्टैचर इज लाइक अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट हैज गोइंग टू बिकम अ फार मोर सीरियस थिंग देन इट वाज पिछले 10 साल में। लेकिन जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो ओवरऑल गोल है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। मतलब हु डजंट वांट इंडिया टू बिकम अ सुपर पावर, मतलब इंडिया में बात कर रहा हूँ मैं। तो आप कांग्रेस के हो या आप बीजेपी के हो या आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हो, यू वांट इंडिया टू बी ए मेजर पावर। ये और बात है, आप इंडिया के पावर से यू मे वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स, बट दे वांट इंडिया टू बी ए मेजर पावर। सो फॉरेन पॉलिसी में उतनी तब्दीलियां नहीं आएंगी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में शायद थोड़ा बहुत चेंजेस आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान के साथ जो मसला ये है कि अगर आप जो जो अभी जो अटैक हुआ जम्मू में, जिसमें वो बस में टेररिस्ट ने अटैक किया और 9 लोग मारे गए और 33 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं, तो उसका जो रिस्पांस ये आ रहा है कि मतलब मैंने खुद अपने शो कॉन्वर्सेशंस पे कहा कि दिस इज़ अ मैसेज टू मोदी कि कश्मीर इज़ नॉट ओवर। कि ये कहना कि अगस्त के 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 को निकाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, इज गोइंग टू चेंज कश्मीर, इट इज़ नॉट। फिर कश्मीर में जो बारामुल्ला की जो सीट है, दैट वाज वन बाय गाय सिटिंग इन जेल। 5 साल से वो जेल में है, शेख राशिद, और उसने वो सीट जीती है डिफीटिंग उमर फारूक, जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कश्मीर के। और उमर फारूक, उमर अब्दुल्ला उस पार्टी से हैं जो कश्मीर को इंटीग्रल समझता है इंडिया के। लेकिन ये जो शेख राशिद हैं, ही इज इनटू
सेपरेटिज्म, मतलब वो इंडिपेंडेंट कश्मीर की तरफ जाते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कश्मीरी अवाम और जो इंसर्जेंसी है अभी वो पूरी तरह से टेम नहीं हुई। इंडिया हैज नॉट वन कश्मीर येट, दैट इज द मैसेज जो मोदी को जब वो स्वेरिंग हो रही थी वो मिल गई। तो कश्मीर विल रिमेन एन इश्यू। अगर 4-5 दिन पहले मोदी साहब के स्वेरिंग इन से पहले शहबाज शरीफ वॉज इन बीजिंग, और साथ में आसिम मुनीर साहब भी थे। मतलब आपके दोनों गवर्नमेंट्स वहां मौजूद थी, रावलपिंडी वाली भी और इस्लामाबाद वाली भी। तो आपकी दोनों सरकारें एक साथ मतलब जुगलबंदी कर रही थी बीजिंग में। सो दैट इज अ स्ट्रेटेजिक थिंग जो इंडिया वुड हैव लुक्ड एट इट वेरी क्लोजली, राइट। आई एम श्योर के मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो जयशंकर 2.0 करेंगे कि रिव्यू ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड वहां पर बीजिंग का, बिकॉज ये इंडिया का जो 2.5 डॉक्ट्रिन है ना, डिफेंस का डॉक्ट्रिन, तो मतलब ये और वो दोनों पार्टनर्स बात कर रहे हैं, तो मसले तो कुछ चेंज नहीं हुए हैं। और मुझे लगता है कि 3.0, अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो फॉरेन इंप्रेशन है वो थोड़ा खराब हो गया है। एक जिस तरह से उन्होंने एंटी मुस्लिम रेटरिक की, उसकी आप जाके देख लें, प्रेस में काफी थूथू हुई है यहाँ पर वेस्ट में। दूसरी चीज ये है, इंडिया में इसकी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने जो खालिस्तानियों को मारने की कोशिश की और मारा है कनाडा में और यहाँ यूएस में, तो उसके वजह से देर इज थोड़ा फासला आ गया है अमेरिका और इंडिया के बीच में। एंड आई थिंक जयशंकर 2.0 का पहला गोल विल बी टू रेस्टोर दैट, कि वो जो फासला बढ़ गया है उसे कम करें। और आई डोंट थिंक कि मोदी का वो इंप्रेशन रहेगा, बिकॉज दो चीजें मोदी के इमेज को डेंट की हैं। एक, ये जो अमेरिका में बहुत सीरियसली लिया गया ये कि डेमोक्रेसी इज अटैकिंग सिटीजन्स ऑफ अनदर डेमोक्रेसी, वो, और दूसरा कि ही इज वीकर नाउ। दैट इज द इंप्रेशन ना, कि भाई आपका ब्रांड कमजोर हो गया है, मतलब आप कितना भी उसको स्पिन कर लें, द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि आपने 400 के दावा किया था, आपको 240 आए, राइट। 60% आए आपके टारगेट का, 400 था उसका 60% आए, 240। सो वो जो आपको स्टेटमेंट सुनने में मिलते थे, जैसा कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि यू आर द बॉस, और वो चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। बट यू मस्ट रिकॉग्नाइज के अनलाइक डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे पर्सनालिटी कल्ट बहुत ज्यादा होता है, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस काफी डेवलप्ड हैं। तो फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर अमेरिका को ले लें या यूरोप में ले लें आप, दे मे और मे नॉट लाइक मोदी, बट दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया। इस इलेक्शन से इंडिया की अहमियत खत्म नहीं हुई, इंडिया की अहमियत इज देयर, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इज द सेम टुडे एज इट वाज लास्ट मंथ। ये और बात है कि मोदी गवर्नमेंट इज वीकर देन इट वाज लास्ट मंथ, बट इंडिया इज स्टिल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इन मेनी वेज। पहले जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो चाइना के बॉर्डर पे एक न्यूक्लियर पावर है विच इज नॉट फ्रेंडली विद चाइना ना, एंड इट कैन बिकम ए यूएस एलाई। लेकिन अब जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में भी इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द रीओरिएंटेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो जंग चल रही है, फाइल अमेरिका ने 100% कर दिया है कस्टम्स वगैरह। सो मोर एंड मोर, अभी तो इंसेंटिव शुरू नहीं हुए हैं, अभी तो सिर्फ जियोपॉलिटिकल इंसेंटिव हैं कंपनीज को टू मूव फ्रॉम चाइना टू इंडिया। लेकिन मुझे लगता है द नेक्स्ट फेज विल बी व्हेन यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका विल गिव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। समझे आप, कि अगर आप अपनी फैक्ट्री चाइना से निकाल के इंडिया लेके जाएं तो हम आपको 5 साल की टैक्स फ्री कर दें। इस तरह के भी इंसेंटिव्स आ सकते हैं टू इंसेंटिवाइज दैट ट्रांसफर। अब इंडिया के लिए ये चैलेंज ये है कि इंडिया हैज टू मेक श्योर दैट इट इज मोर अट्रैक्टिव देन वियतनाम, मेक्सिको, कंबोडिया, मलेशिया। अब इंडिया का कंपटीशन चाइना से नहीं है बल्कि ये मुल्कों से है इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो आइंदा जो चीजें होने वाली हैं मोदी 3.0 और जयशंकर 2.0 में, कि ये इज टू मेक इंडिया मोर अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स।
मैंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे एक शो किया, आपके सुनने वालों से कहता हूँ कि जाके देखें। इंडिया को चाइना का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स था हमारे साहब 2021 में $350 बिलियन था। अब $30 बिलियन था पिछले साल। तो 350 से 30 को आ गया, 90% ड्रॉप। ठीक है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? I mean, where is that investment going? एक तो यूएस को जा रहा है वापस। So Netherlands is investing in the US, Germany is investing in US, not China. और बाकी का जा रहा है मेक्सिको, वियतनाम, इंडिया, ब्राजील, इस तरह के मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमीज में। लेकिन इंडिया के भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स 2023 से लेके 2022 से 2023 गिर गए हैं। इंडिया ऑल्सो लॉस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। लेकिन जब मैंने उसको और करीब से देखा तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में मॉरिशस से आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? मॉरिशस क्या कोई डेवलप्ड कंट्री थोड़ी है? यानी वो सारे फेक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है। समझ रहे हैं ना कि देखिए, दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हैं जो हिंदू मेजॉरिटी हैं। एक इंडिया है, दूसरी नेपाल है, तीसरी मॉरिशस है। तो इंडिया के बिजनेसमैन मेरे ख्याल से जाके मॉरिशस में फेक कंपनीज खोल के वहां से वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है मॉरिशस से, इट इज प्रोबेबली इंडियन मनी, अंबानी और अदानी के पैसे हैं। तो नेदरलैंड्स भी ऐसे एक मुल्क है जैसा कि आपके पास पैसे हैं। लेट्स से कि आपके पास, मैंने आपके घर के फोटोज देखे फेसबुक के, यकीनन आपके पास 10-15 करोड़ डॉलर तो है। तो आप वो 10-15 करोड़ डॉलर लेकर अगर आप फैक्ट्री खोलने बैठे इस्लामाबाद में, तो आपको इतना तंग करेगी आपकी खुद सरकार कि आप परेशान हो जाएंगे, राइट? बट अगर आप वो पैसे स्मगल करते हैं नेदरलैंड्स को, नेदरलैंड्स में कंपनी खोल के, फिर नेदरलैंड से आप इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, तो बड़े खुशी खुशी वो आपको इतने कंसेशंस देगी वही सरकार कि आप बड़े परेशान हो जाएंगे। अरे वाह, जमीन भी फ्री दे रही, टैक्स भी नहीं लेंगे 10 साल तक, वगैरह वगैरह, बिकॉज इट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हालांकि बंदा तो वही है। तो आई थिंक इंडिया में वो चीज हो रहा है। सो विच मीन्स के इंडिया हैज टू रियली फोकस ऑन गेटिंग रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये नहीं कि अंबानी अदानी का पैसा वापस गोल घूम के इंडिया आ रहा है, विच इज गुड थिंग, वो आना चाहिए। व्हाई शुड इट बी इन्वेस्टेड समवेयर एल्स? बट दे शुड गेट रियल कंपनीज इन्वेस्टिंग। और सो दैट विल बी द फोकस। मेरे ख्याल से 3.0 का फोकस विल बी कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, जेन्युइन एक्सपोर्ट्स, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करे, आत्मनिर्भर बने, चाइना के साथ खाली जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन नहीं लेकिन जियो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बढ़ाए, और फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस और वो जो इंडिया को मुसलसिल तलाश है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिले, तो वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म्स के लिए जयशंकर काम ज़रूर करेंगे। और एक फाइनल चीज़ मेरे ख्याल से वो नेबरहुड पॉलिसी पे और ज़्यादा तवज्जो देंगे। और इस बार आपने नोटिस किया कि पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं मिला फॉर द इनॉग्रेशन, हालांकि लास्ट टाइम दिए थे। और इस बार बाकी 2014 में, नॉट हाँ इन 29। हाँ, इस बार तो सारे दूसरे नेबरिंग कंट्रीज आए हैं, पार्टिसिपेटेड। और अगर इंडिया का आप बजट देखें 2023-24 का, तो इंडिया इज गिविंग फॉरेन एड टू ऑल नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। मतलब भूटान, बांग्लादेश, मॉरिशस को भी दे रहा है, सॉरी मॉलडीव्स को भी दे रहा है, हालांकि वहाँ ताल्लुकात खराब है। सो इंडियाज गोल्स विल बी ये कि नेबरहुड को स्ट्रॉन्ग करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। और अब सवाल उठता है कि कॉर्ड का क्या होता है, एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि कॉर्ड में क्या होता है। ये डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी, उनका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप G7 में है, क्योंकि वो जो इटली के अंदर हो रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या नरेंद्र मोदी, मैं देख रहा था सी राजा मोहन ने भी इसके ऊपर लिखा है कि मोदी साहब जो हैं वो वेस्ट के साथ ताल्लुकात को रिफ्रेश कर सकेंगे, जिसे वो कहते हैं ना, वेस्ट सारा बड़ा अप्रिशिएट करता है कि इंडिया इज डेमोक्रेसी, एंड दूसरी बात है रियल इलेक्शन है, एक डेमोक्रेटिक। आपको पता है कि मैं बाइडेन साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि द रियल थ्रेट और द रियल चैलेंज और द रियल प्रॉब्लम इन एशिया इज के दिस इज अ कंपटीशन बिटवीन
अथॉरिटेरियनिज्म एंड द डेमोक्रेसीज। ये वो कह रहे थे कि ये बहुत जो जिस तरह वो देखिए चीजें देखना चाहते देखिए, ये बकवास बाइडेन बहुत सालों से कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड हैं। इनटू अथॉरिटेरियन स्टेट्स। सबसे ज्यादा अथॉरिटेरियन स्टेट्स को बाइडेन सपोर्ट करते हैं। अभी वो सऊदी अरेबिया के साथ न्यूक्लियर डील करने के लिए तैयार हो गए। नेतन्याहू हाँ जाके 40 नेतन्याहू ने जितने बच्चों को मारा है ना, इजराइल ने, सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी सारी हिस्ट्री में उतने बच्चों को नहीं मारा। हाँ अगर आप अलकायदा, हमास, आईसिस वगैरह सबको लेके ना देखें कि वो बच्चों को कितने मारे, इजराइल ने उससे ज्यादा। उसको सपोर्ट कर रहा है बाइडेन। सो ये बुड्ढे को तो मैं सीरियस लेना छोड़ दिया हूँ। सो फॉरगेट अबाउट व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इट। बट ये बात मैं साफ कह दूंगा कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम मोर प्रो वेस्टर्न इन मोदी 3.0। और जिस रफ्तार से वो बनेंगी, इट विल डिपेंड, अनफॉर्चुनेटली ये है कि इट विल डिपेंड ऑन हाउ द वेस्ट ट्रीट्स मोदी। ये एक सैड चीज है कि मोदी पर्सनलाइज करते हैं ना, ये जप्पियां मारते हैं जाके। मतलब अगर कोई प्रोफेशनल प्राइम मिनिस्टर होता तो ही वुड मीट एज ए प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर। तो ये दोस्ती जाहिर करने की कोशिश करते हैं। एंड दे वो थिंक दैट ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं इंडिया के लिए, फॉर द इंडियन पब्लिक। वो इंडियन पब्लिक के लिए है। दैट्स इट यार। इट इज, जैसा कि आपने देखा होगा क्रिकेट जीतने के बाद जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने शामी को पकड़ लिया था, याद है, अहमदाबाद में बेचारे को छोड़ नहीं रहे थे। दैट वाज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। बट ये इलेक्शन से इंडिया की जो डेमोक्रेटिक स्टेटस है वो बढ़ गया है। देखिए, जो लोग कह रहे थे कि अथॉरिटेरियनिज्म आ गया है, इंडिया हैज बिकम एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, अरे क्या बात कर रहे हैं। इतना सब करने के बावजूद ऐसी की तैसी हो गई ना बीजेपी की, कि इट हैज शोन के जैसे रियल डेमोक्रेसी है। कि ठीक है, मोदी सरकार बाद इंस्टीट्यूशंस को देखिए, जो बैड इमेज इंडिया को आ रहा है, इंडिया की मीडिया की वजह से आ रहा है। सबसे घटिया मीडिया इंडिया में है। अगर इंडिया की मीडिया सीरियस होती ना, तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया की मीडिया में कोई सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि मोदी इतने सालों से कह रहे हैं कि कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन हो गया, फिर ये टेररिज्म कैसा हो रहा है। आप साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पे जाके देखें, 2016 से लेके 2019 तक देखें, फिर 2019 से लेके उसके बाद देखें, देयर हैज बीन मोर टेररिज्म इन कश्मीर देन बिफोर। समझ रहे हैं आप? ये सवाल क्यों नहीं पूछते किसी भी को? जयशंकर से पूछें, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछें, अजीत डोवल से। ये पूछती नहीं मीडिया टफ क्वेश्चंस। इसलिए इंडिया का डेमोक्रेसी का इमेज गिर गया है। बट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, देखिए, किसी ने शिकायत की ईवीएम वगैरह की बेकार बातें होती है। अगर ईवीएम अगर इस्तेमाल करती होती बीजेपी, तो वो कर्नाटका नहीं हारती लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस। समझे ना, कर्नाटका में भी हार गए, तेलंगाना में भी हार गई। दे वुड नॉट हैव लॉस्ट अगर वो ईवीएम मैनिपुलेट करते होते। तो एवरीबडी नोज के द इलेक्शंस आर फेयर, यू नो। आप मुझे एक सेकंड दे, मैं जरा सुल्तान को बंद करके आता हूँ बाहर। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। इट्स ये डॉक्टर साहब का जो सुल्तान है, ये कुत्ता है इनका। और ये बड़ा प्यार करते हैं सारी फैमिली, आई एम श्योर। इससे अक्सर की इनकी तस्वीरें भी हमें देखने को मिली हैं। तो बट इट्स एक्सीलेंट डिस्कशन गोइंग ऑन कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक स्टेटस बढ़ गया आफ्टर इलेक्शंस, लेकिन मीडिया के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क आया वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इंडियन मीडिया खास तौर पे जब एग्जिट पोल उस तरह नहीं दिखा सका या उसको उस तरह नहीं कर सका, तो देन इट वाज ऑलमोस्ट एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई कि हर बंदे ने कहा यार ये क्या हुआ है, सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। सो एंड देन नोबडी थॉट कि एग्जिट पोल्स का और इसका दरमियान में फर्क होगा कि 360 70 की बात की जा रही थी और 246 तक सीटें आ गई। जी डॉक्टर साहब। हाँ, बैकयार्ड में हिरने आ गई हैं। हाँ नहीं नहीं तो नहीं। सुल्तान कह रहा है मेरी सॉवरेंटी वायलेट कर रहे हैं। तो हाँ, एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि इंडिया की हम्म, डेमोक्रेसी का इमेज बढ़ गया है बढ़ इन द गया, वेस्ट। हाँ सही। सो इट्स अ रियल डेमोक्रेसी ना। और देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने गड़बड़ नहीं की कि सो स्वेरिंग इन भी हो गई है। और ये इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग था। जो हारे वो भी खुश है, जो जीते वो भी खुश है, राइट? कभी यस। ऐसा नहीं होता है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, इंडिया का दर्जा डेफिनेटली ऊपर हो गया है इंटरनेशनली।
और द वेस्ट कैन नाउ फील कि भाई इंडिया की डेमोक्रेसी इज मोर स्टेबल, एंड इफ डेमोक्रेसी इज द रीजन व्हाई वी आर अलाइनिंग विथ इंडिया, तो वो रीजन बढ़ गया है। तो अब ये G7 तो ये जाएंगे। G7 में जो बातचीत हो रही है, आपने देखा होगा यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए हैं और 3 मुल्क आर इन डीप ट्रबल, फ्रांस, जर्मनी और इटली, जहां पे राइट विंग पार्टीज आर ऑन द राइज। तो मैक्रोन परेशान होकर उन्होंने, देखिए, इलेक्शन अनाउंस कर दिया, सरप्राइज इलेक्शन। तो 30th को इलेक्शन है फ्रांस में। वो डर रहे हैं कि जो सेंटर लेफ्ट का जो डोमिनेशन है यूरोप में, अगर वो चले जाएगा तो यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो जाएंगे। पहले बात कहते थे यूरोपियन यूनियन की, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट यूरोप ऑफ नेशन स्टेट्स, यानी सॉवरेंटी नेशन स्टेट्स बढ़ा रहे हैं, एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट बढ़ जाएगा। और देखिए, अमेरिका तो चाइना से प्रॉब्लम है ना, यूरोप को इकोनॉमिकली चाइना और अमेरिका दोनों से प्रॉब्लम है। 2007 में यूरोप और अमेरिका दोनों आइडेंटिकल थे इकोनॉमिकली, 10 बिलियन 11 बिलियन। अब अमेरिका हो गया 27, यूरोप रह गए 17। फरीद जकरिया ये बार बार कहते हैं कि अगर इंग्लैंड अमेरिका का स्टेट बन जाता है तो अमेरिका का सबसे गरीब स्टेट होगा वो। इंग्लैंड विल बी द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ द यूएस। यूरोप की जो सबसे अच्छी इकोनॉमी है जर्मनी है, उसकी पर कैपिटा इनकम 45 है, अमेरिका की 85 है। हम डबल है जर्मनी के, और हम उनसे सस्ते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ यूएस में, आप तो दोनों जगह गए होंगे, यू मस्ट हैव रियलाइज, खाना पीना कपड़े सब यहाँ सस्ते मिलते हैं कंपेयर टू यूरोप। सो अब नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं यूरोप में, जहां यूरोप इज नाउ वरीड अबाउट इमिग्रेशन। तो जो इंडिया के जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यूरोप के साथ, इंडिया इज डिमांडिंग मोबिलिटी। इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड कि आप इंडियंस को ग्रीन कार्ड दें या सिटीजनशिप दें। वो जॉब्स चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया में जो सरप्लस लोग हैं वो जाके यूरोप में काम करें, उनको वीजास मिले आने जाने के लिए। वो देने के लिए तैयार नहीं है यूरोप। और जितना वो राइट को मूव होगा यूरोप, मतलब वो दे मे हैव कॉमन, मतलब दोनों कंजर्वेटिव है ना, मोदी भी राइट विंग है, यूरोप भी राइट विंग, लेकिन यूरोप का जो राइट विंग है वो एंटी फॉरेनर है, एंटी इमिग्रेंट है। इट इज नॉट एंटी मुस्लिम, इट इज ऑल्सो एंटी इंडियन। वो क्यों लेंगे इंडियंस को? तो दैट इज गोइंग टू बी एन इश्यू। तो मोदी के लिए यूरोप इज गोइंग टू बी ए चैलेंज। अमेरिका विल बी इजी, यूरोप विल बी टफ। बिल्कुल, ये तो डॉक्टर साहब क्वाड और नाकस क्या होगा? क्योंकि ऑकस के अंदर वो कह रहे हैं दे आर गोइंग फॉर नॉन मिलिट्री कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इस तरह की चीजें देना चाहते हैं टू अलोर इंडिया। आपको लगता है कि इंडिया विल गेट इन ट्रैप? ऑकस में तो इंडिया नहीं आएगी। देखिए, ऑकस का एक ही मकसद था कि वो फ्रांस से जो ऑस्ट्रेलिया ने सबमरीन्स खरीदे थे वो मूव कर दिए वो, और बर्तानिया और यूएस दे रहे हैं। वो $6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था। तो ऑकस का मेरे ख्याल से उससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है। दे आर गोइंग टू कोऑपरेट, और वो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है भाई, वो 25-30 साल लगेंगे वो पूरे सबमरीन्स जो बन के न्यूक्लियर सबमरीन्स आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए इट इज टेम्पटिंग बिकॉज दे आर गेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रांस से उनको पुराने डीजल वाले मिलने वाले थे सबमरीन्स। तो ऑकस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अमेरिका ने पिछले 1 साल में एक ऑल्टरनेटिव क्वाड बना लिया है विच इज मोर मिलिटरीली अलाइंड देन इंडिया वाला क्वाड। तो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, ये चारों की एक्सरसाइजेस हो रही हैं। दिस इज बिकम लाइक द अदर क्वाड। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन सबके साथ अमेरिका के मिलिट्री अलायंस है, ऑलरेडी है, राइट। फिलीपींस तो आपको पता है, फिलीपींस चाहता था कि वो अमेरिका का स्टेट बन जाए। अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, हालांकि हम उनको कॉलोनाइज किए थे फिलीपींस को, बट दे वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्टेट। लोग आज़ादी मांगते हैं, ये उल्टा मांगते थे। और उनका स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी मच लाइक द यूएस। फिलीपींस का कांग्रेस कहते हैं, फिलीपीन कांग्रेस, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वगैरह।
तो द यूएस हैज क्रिएटेड एन ऑल्टरनेट क्वाड। तो जो इंडिया का क्वाड है, इट इज लिमिटेड मोर बाय इंडिया देन द अदर थ्री। डॉक्टर साहब, ये जितनी इंडिया रेजिस्टेंस दिखा रहा है कि मैंने जी। अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आना है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आपको लगता है कि वेस्ट के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी है इस चीज की कि यार ये क्या मतलब, ये क्यों कर रहे हैं? और क्योंकि अब उनको पता है दे आर नॉन वाइट, अभी वो दिमाग तो उस तरह नहीं है ना जिस तरह वाइट को ट्रीट किया जाता है। कैसे किया, बट आपको कैसे? क्वाड में जापान भी है विच इज नॉट वाइट। तो सो देयर इज एशिया इज आल्सो देयर। बट देखिए, इंडिया इंडिया समझता है कि इट इज स्मार्टर देन द अदर्स। मैं इनसे फायदा उठा लूंगा, इनको फायदा नहीं दूंगा। दैट इज द गोल, कि मैं इनसे जेट इंजिन्स ले लूंगा, मैं इनसे टेक्नोलॉजी ले लूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लूंगा, राइट, मिलिट्री एडवांटेजेस लूंगा, और दूसरी चीजें भी, फॉर एग्जांपल वीजास चाहिए वर्कर्स के लिए, इस तरह की चीजें। बट इंडिया इज नॉट विलिंग टू, बिकॉज देखिए, जिस दिन ये मिलिट्री अलायंस साइन करते हैं यूएस के साथ, उसके बाद से ये बन जाएंगे ऑफिशियल चमचे और इनकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाएंगे। और ये इंडिया बहुत अच्छी तरह से समझता है। और ये थैंक्स टू द यूक्रेन वॉर, इंडिया को समझ में आ गया है कि इंडिया ने फायदे बहुत उठाए ना रशियन ऑयल की वजह से। इससे 2 साल में एक बार 40 बिलियन और इस बार 57 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ है रशिया के साथ 2023 में। एंड इंडिया हैज बिकम नाउ ए रीसेलर। भाई, इंडिया तेल एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप को और दूसरे जगहों पर। हाँ, विच इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर इंडिया ना। तो so what India has realized कि not being aligned fully with the West is profitable। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट के साथ ताल्लुक है, इंडिया का नहीं है। इंडिया में कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। दे थिंक ऑफ, मतलब एब्राहमिक रिलीजन्स के बाद, आप अगर जो राइट विंग जो यूट्यूब शोज वगैरह पे जाके देखेंगे, सो दे आर वेरी एंटी एब्राहमिक रिलीजन्स। यहाँ पे न्यू जर्सी में अगर आप जब जाके दुकानों में जाके देखें, तो यू विल सी पोस्टर्स देयर विच आर एंटी वेस्टर्न कल्चर। तो एक डिस्ट्रस्ट है अमेरिका का, एंड देयर इज कल्चरल कंपैटिबिलिटी नहीं है। इंडिया के एलीट वांट्स इट टू बी लाइक दैट, बट इट इज नॉट देयर। आम अमेरिकन इंडियन है, इज नॉट फुल्ली कंपैटिबल। वो फायदे उठाएगा, बिजनेस करेगा, अमेरिका में आके रह भी जाएगा, सिटीजन भी बन जाएगा, बट इट इज नॉट द सेम थिंग। तो अल्टीमेटली इंडिया वांट्स टू बी ए कंपेटिटर टू द यूएस इन द लॉन्ग रन ना। इट्स लाइक सेइंग कि भाई, आपने बाबर आजम से दोस्ती की, बाबर के साथ आप रोज खेलना चाहते, बट अल्टीमेटली यू वांट टू रिप्लेस हिम इन द पाकिस्तान टीम। तो इंडिया का भी वही पोजीशन है, दैट इट वांट्स टू अलाई विद अमेरिका जब तक चाइना से डर है। देखिए, अगर चाइना थ्रेटन नहीं करता ना इंडिया को इस तरह से, वो बहुत ही अजीब सा माहौल हो गया। चाइना ने इंडिया को थ्रेटन इसलिए किया कि वो इट डिडंट वांट इंडिया टू जॉइन द क्वाड। लेकिन चाइना के थ्रेट के वजह से इंडिया हैज बिकम मोर डीपली एम्बेडेड इन द क्वाड। 2017 में जो डोकलाम का जो एपिसोड हुआ, दैट वाज क्रिटिकल। वहां से इंडिया का मूड बदला और क्वाड में तेजी से पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा इंडिया का, समझ रहे ना, डोकलाम की वजह से। तो अगर चाइना वो हरकत नहीं करता, फिर इसके बाद अब ये जो 2022 में जो हमले किए उसने बॉर्डर्स पर इंडिया के, गलवान में ले लें या अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये बीच बीच में नाम बदलते रहते हैं इंडिया के स्टेट्स के। तो इस तरह के जो अग्रेसिव चीज़ें जो चाइना कर रहा है इंडिया के साथ, इज पुशिंग इंडिया मोर एंड मोर इनटू द क्वाड। अगर इंडिया मिलिटरली और स्ट्रांग होता तो शायद क्वाड नहीं ज्वाइन करता, क्वाड के इतना करीब नहीं आता हो, बिकॉज मिलिट्री अभी बहुत एडवांस्ड है। चाइना की इकोनॉमी तकरीबन 5 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा है इंडिया से। सो इंडिया नोज के इट नीड्स हेल्प अगर चाइना के साथ खुदा ना खास्ता जंग वंग हो जाती है। सो इट विल बी ए वेरी कॉस्टली एक्सपेंसिव अफेयर। दे डोंट वांट द वॉर। बट देखिए, 2022 में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना था, 2023 में अमेरिका था, अब फिर से चाइना बन गया है।
इज द बिगेस्ट। तो इंडिया ने चाइना के साथ ट्रेड खत्म नहीं किया, ना रशिया के साथ ट्रेड खत्म किया। अलबत्ता यूरोप और अमेरिका दोनों खत्म कर रहे हैं चाइना के साथ ट्रेड। बहुत स्टीप डिक्लाइन हुआ है, अगर आप देखें चाइनाज एक्सपोर्ट्स टू यूएस एंड यूरोप बहुत गिर गया है। सो इंडिया इज ट्राइंग टू कीप दैट बैलेंस, इट इज वेरी केयरफुल। हेजिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं इसको। मतलब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, अगर आपने दोनों पे बेट लगाए हैं तो यू विल नॉट कम आउट अ लूजर ना। अगर आप एक पे लगाएं, अगर आपकी टीम जीत गई तो यू आर ए बिग विनर और यू आर ए बिग लूजर। बट अगर आप दोनों पे बेट कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन द ऑड्स यू विल कम आउट स्लाइट विनर। तो इंडिया इज डूइंग दैट, वो हेजिंग स्ट्रैटेजी है। वो रशिया से भी ताल्लुकात कर रहा है और यूएस से भी कर रहा है। अब इंडिया के लिए जो कॉम्प्लिकेशन ये हो गया है कि रशिया और चाइना के ताल्लुकात आर गेटिंग वेरी गुड, विच इज ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा, दैट इज अबाउट यूएस एंड आई वांट टू लिंक इट इंडिया इन इट। ये कहा जाता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट्स जो हैं, जो बाइडेन हो, बराक ओबामा हो या ट्रम्प हो, इन्होंने एक डिफेंस स्ट्रैटेजी है अमेरिका की कि अमेरिका जो है वो एक से ज़्यादा जंग नहीं लड़ेगा। लेकिन समहाउ इस वक्त अमेरिका 2 जंगों में इन्वॉल्व है, मिडल ईस्ट एंड यूरोप। कहा जा रहा है कि एक तीसरी जंग भी जो है आइदर इन साउथ कोरिया और साउथ चाइना सी समवेयर इट इज गोइंग ऑन, इसकी पॉसिबिलिटी है। कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इसको मे बी विल बी इन अ पोजीशन कि जो कल को एक मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए, वो जो अभी अमेरिका वो हार्डवेयर नहीं बना पा रहा, क्योंकि एट ए टाइम उसको इजराइल को भी देना है, यूक्रेन को भी देना है, और उसकी अपनी डिफेंस प्रोडक्शन भी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको बहुत बड़ा बूम मिलेगा इन केस इफ देयर इज अ वॉर इन एशिया, नियर ताइवान, नियर कोरिया। आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की कोई सिचुएशन नजर आती है कि इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिकन को या वेस्टर्न पावर्स को एट द एंड ऑफ द डे डेवलपिंग वर्ल्ड से डिफेंस प्रोडक्शन चाहिए, खासतौर पे छोटा गोला बारूद, बड़ी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखिए, 9 सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जो अमेरिका की डिफेंस डॉक्ट्रिन बदली थी, तो अमेरिका हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट नॉट फाइटिंग वन बिग वॉर बट फाइटिंग मल्टीपल स्मॉल वॉर्स। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको याद होगा डुअल कंटेनमेंट वाली पॉलिसी निकली थी, जहां पे दे वर नॉट गोइंग टू सपोर्ट इराक बट दे वुड कंटेन बोथ इराक एंड ईरान। पहले वो इराक को सपोर्ट कर रहे थे ईरान के खिलाफ, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अरे ये तो प्रॉब्लम हो गया, हम डुअल कंटेनमेंट में जाएंगे, ईरान को भी कंटेन करेंगे और इराक को भी करेंगे। तो उस जमाने में अगर आप जाके देखें फॉरेन अफेयर्स में, तो आपको मल्टीपल वॉर्स के काफी डिस्कशंस होंगे। सो द यूएस मिलिट्री सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर is geared to fight multiple wars on multiple locations. देखिए, जॉर्डन के खिलाफ और इराक के खिलाफ लड़ना आसान है, बट अर्जेंटीना के खिलाफ और फिलीपींस के खिलाफ लड़ना आर टू डिफरेंट थिंग्स ना, सोचिए आप। तो द यूएस इज प्रिपेयर्ड टू फाइट दोस टू मल्टीपल वॉर्स। और ये जो यूक्रेन और इसराइल के साथ जो जो यूएस वेपन्स वगैरह सप्लाई कर रहा है, प्रैक्टिकली द यूएस इज फाइटिंग बोथ दी वॉर्स, सिर्फ बंदे इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी देखिए जो हॉस्टेज रेस्क्यू है, पूरा का पूरा प्लानिंग वगैरह सब यूएस का था। सो इट वाज वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द यूएस, एंड द यूएस अब क्रेडिट लेने लगा है बिकॉज नेतन्याहू इतना अटैक कर रहा है, वरना दे वुड नॉट इवन टेक द क्रेडिट। तो यूएस का सीन ऐसा है कि जो कंस्ट्रेंट यूएस से आ रहे हैं वो पार्लियामेंट से आ रहे हैं, नॉट फ्रॉम द इकोनॉमी और द मिलिट्री इंडस्ट्री। समझ रहे ना, कांग्रेस ने रोका था पैसे यूक्रेन को, लेकिन द यूएस हैज द कैपेसिटी टू गिव। अभी बहुत है भाई, अभी तो F-16 भी नहीं दिए, हथियार नहीं दिए, एस्केलेशन चल रहा है वहां पर। सो टू स्मॉल वॉर्स इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर द यूएस। 3 भी छोटे वो जंग लड़ते, इराक और अफगानिस्तान में मुसलसिल चलते रहे 20 साल तक ना, 2 जंगे। सो द यूएस वाज फाइटिंग दोज वॉर्स, बट 2 बिग वॉर्स यानी यूक्रेन, रशिया, चाइना, ताइवान, वो सीरियस बात हो जाएगी। देखिए, इंडिया का जो वेपन्स कैपेबिलिटीज की बात जो हो रही है ना, वो बहुत हाइप ज्यादा, रियलिटी कम है। दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ वेपन्स कौन है? इंडिया ही है।
इंडिया है, फिर आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं भाई? आप एक्सपोर्टर थोड़ी हो। अगर आपके पास हथियार जबरदस्त बन रहे हैं तो आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं एक इंडिया के जनरल से बात कर रहा था इसके बारे में, वो तो कह रहा कि भाई वो छोड़ दो, आप राइफलें भी चाहिए हमको बाहर से। आई मीन फॉरगेट अबाउट गेटिंग फाइटर जेट इंजन्स वगैरह, आप बातें तो बहुत कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो जो एक डोमेस्टिक फाइटर बनाया उसे बहुत बेचने की कोशिश की। अर्जेंटीना के साथ काफी डिबेट्स चले, काफी डिस्कशन हुआ, बट देन अर्जेंटीना वेंट एंड बॉट सेकेंड हैंड F-16 30-40 साल पुराने F-16 नेदरलैंड से खरीदी ओवर इंडिया ब्रांड न्यू जेट फाइटर्स। इंडिया की जो फोर कैटेगरी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। तो अब ये और बात है कि जिस तरह से आप कहिए कि ईरान बिकेम ए सप्लायर टू रशिया, ईरान सप्लायर रशिया को इसलिए बनाया कि इट इज नॉट बिकॉज इट इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस बट बिकॉज इट इज एन इनएक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरर। तो उस तरह से इंडिया के लिए फायदा होगा अगर एशिया में जंग होती है। और एक आपको वाटर बॉटल्स चाहिए, ठीक है, हम हजारों बना के भिजा सकते हैं। आपको बुलेट्स चाहिए, ठीक है, फाइन, वी आर नॉट गोइंग टू बी सेंडिंग। ड्रोन्स भी नहीं बनाता है इंडिया ज्यादा, इफ यू नोटिस, राइट? जिस तरह से टर्की और ईरान बनाते हैं। इंडिया इज इंपोर्टिंग ड्रोन्स, राइट? आपको याद है कि जब टर्की की कंपनी ने पाकिस्तान को बेचा और इंडिया को नहीं बेचा तो काफी डिबेट्स हुए थे ना। वो बैरा क्या नाम है वो जो इजराइल, वो बख्तर टर्किश, बाखुतर, हाँ जो भी है। हाँ, सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स अगर इंडिया अपनी ही डोमेस्टिक, देखिए चाइना इज नॉट अ बिग इंपोर्टर, यानी चाइना इज सेल्फ सफिशिएंट। जो इंडिया आत्मनिर्भर कहता है वो चाइना इज। चाइना की और बात है कि चाइना के सिवाय पाकिस्तान और बांग्लादेश के और कोई खरीदता नहीं है चाइना के हथियार। हैव यू नोटिस दैट कि तकरीबन द ओनली टू मेजर एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश और चाइना है और पाकिस्तान है। तो चाइना के हथियार कोई खरीदता नहीं है, लेकिन चाइना itself इज नॉट इंपोर्टिंग, सो वॉट एवर इट्स मेकिंग इट इज मेकिंग फॉर इटसेल्फ। खासतौर से नेवी जो प्रोडक्शन हुई है। तो आई थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम रशिया, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, इजराइल विल बी द वर्ल्ड्स मेजर एक्सपोर्टर्स। तो अगर और एक जंग शुरू होती है तो दीज कंट्रीज विल कंटिन्यू टू बेनिफिट। जो राइफल्स आते हैं इंडिया में भी मेरे ख्याल से इजराइल से आते हैं ना, जो ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स वगैरह। जी बिल्कुल ठीक। एनी हो, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तिदर खान साहब। हमने बात करने की कोशिश की मोदी 3.0 के ऊपर कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंटरनल कितनी स्ट्रेंथ आई है, क्या हुआ है और कैसे दुनिया के साथ इंगेज होने जा रहा है भारत। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक यू साहब, सर, आपके बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू खमर सर। थैंक यू।